हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था कि उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, है ना, और किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो हमने दो तरीके देखे थे। हमने ये देखा था कि अगर किसी फंक्शन में कोई पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हम उस चीज को सब्स्टिट्यूट करके अपने बेसिक मेथड में उसको लाने का ट्राई करते हैं, है ना। और दूसरा हमने देखा था कि किस फंक्शन की किस पार्ट को हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। लॉग वाला पार्ट होता है तो क्या करना होता है, साइन में क्या करना होता है, इनवर्स में क्या करना होता है, स्क्वायर रूट में क्या करना होता है। ये हमने 3-4 टाइप के फंक्शन देखे थे। तो ये सब देख के आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। ठीक है। थर्ड टाइप है जहां पे हमें एक फंक्शन गिवन होता है। ठीक है, हमें एक फंक्शन गिवन होगा एंड फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव और पार्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, है ना, इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, है ना। तो ये नेक्स्ट टाइप है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो भी फंक्शन दिया हुआ हो, और बेसिकली हमें फंक्शन किस फॉर्मेट में दिया होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि इसी दो पार्ट में हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि नहीं। तो हम इसी दो डिफरेंट सिचुएशन में देखते हैं कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्मेट में कुछ इंटीग्रेशन दिया हुआ हो तो हम उसको और किस तरीके से सोच सकते हैं। पहला दो मेथड अभी भी वैलिड है। हमें हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ऐसे ही चलना चाहिए कि पहले हम देखें कि कौन सा पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर पाए तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या उसमें से कोई फंक्शन इस टाइप का है, सेकेंड टाइप में, कि हम उसको सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। हम थर्ड टाइप में आएंगे जहां पे हमें ये देखना है कि कोई एक फंक्शन दिया हो और साथ में उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होता है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फंक्शन किस फॉर्मेट का होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन एफ डैश एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स, इस फॉर्मेट का एक फंक्शन होगा, है ना। तो हमें यहां पे देखना क्या है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना, तो ये फंक्शन है, और हमें ये देख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में एक और फंक्शन है जो इसका डेरिवेटिव के फॉर्मेट में, है ना। तो ये चीज आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ेगा कि ये इसका डेरिवेटिव है। जब भी हम फंक्शन दिया होगा तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में gx और fx के टर्म में दिया होगा, है ना, और इसमें से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में इस तरीके से लिख रहे हैं कि एक फंक्शन fx अगर हमें दिया हुआ है और साथ में उसका एक डेरिवेटिव अगर हमें बाहर में दिखाई पड़े, है ना, तो या तो इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव दिखाई पड़े या इसके किसी एक पार्ट का फंक्शन का डेरिवेटिव दिखाई पड़े, है ना। तो या तो फंक्शन हमारा इस फॉर्मेट का होगा। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ फंक्शन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो अगर हम इस पार्ट को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पार्ट मिलके dt बन जाएगा। किस तरीके से, तो देखो fx को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, तो अगर हम इसमें दोनों तरफ dy dx करेंगे, याद होगा आपको कि जब भी हम इसमें कुछ भी फंक्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना होता है ना। तो डी बाई डी एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। और अब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको।
तो हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये फंक्शन था, इस वाले पार्ट में देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये fx को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t, है ना, और ये f डैश x dx क्या बन जाएगा, dt। तो यहाँ पे हम dt लिख सकते हैं। तो हमारा ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व सिंप्लीफाई होके ये बन गया, है ना। और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ये किसके तरह काम करेगा, यहाँ पे t फंक्शन है और dt के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा t² 2 प्लस c। लेकिन हमें आंसर फिर t के टर्म में नहीं छोड़ना है, किसके टर्म में डालना पड़ेगा, fx के टर्म में, है ना, क्योंकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन x के टर्म में था। तो t को फिर से हम क्या रिप्लेस कर देंगे, fx। तो ये fx का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, है ना। तो हमें ये फॉर्मूला, हम इसको नहीं बोल रहे हैं, बस ये प्रोसेस है कि हमें इस प्रोसेस को समझना है कि ये प्रोसेस किस तरीके से काम करता है कि नहीं। तो या तो हमारा फंक्शन इस फॉर्मेट का होगा, है ना, या अगर हम दूसरा एक फंक्शन देखें कि अगर मान लो हमें एक दूसरा फंक्शन g डैश x दिया हुआ है और f के अंदर एक कंपोजिट फंक्शन gx है ना। तो अब अगर ये क्वेश्चन होगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आ रही बात समझ में। तो फिर से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर हम इस पूरे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें ये देखना है कि अगर टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हम और क्या कर सकते हैं, है ना। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो हमें देखना है कि इसका कौन सा फंक्शन एक दूसरे का डेरिवेटिव बन रहा है, या इस फंक्शन का कोई पार्ट अगर डेरिवेटिव बन रहा है तो भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे इस पूरे फंक्शन fx का डेरिवेटिव बाहर में नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव बाहर में हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। तो gx को हमने क्या पुट कर दिया, t, ठीक है। और अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर सकते हो आप लोग, अब g डैश x dx इक्वल टू dt, है ना। जस्ट अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वही अप्रोच है, ठीक है। तो हमने ये अप्लाई किया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये g डैश x और dx मिलके क्या बन जाएगा, dt, और ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ft, है ना। तो हमने gx को t सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या बन जाएगा, ft, और ये कंप्लीट पार्ट dt बन जाएगा, है ना। और ये पार्ट यहां से आगे सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये सॉल्वेबल पार्ट है, यहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अपने आप में एक जो हमने लिस्ट में लिखे थे फंक्शन, ये उसी में से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी कि इसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें या क्या करें। ये बस हमें बस इसको किसी तरीके से सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लेके आना, या इस टाइप की किसी फॉर्मेट में लेके आना, या वो जो लिस्ट हमें ओरिजिनली दिया हुआ था उस लिस्ट में से अगर किसी एक फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करके ले आए तो हमारा काम क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो जब भी हमें कोई एक फंक्शन इस टाइप से दिया हुआ हो तो हमें बस ये देखना है कि क्या हम कुछ सॉल्यूशन ट्राई करके ये चीजें कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो एक तो ये हमने दो केस लिया मल्टीप्लिकेशन का। अब अगर मान लो कि हमारे पास डिवीजन के फॉर्मेट में इस टाइप से कोई फंक्शन हो, है ना, ऐसा कुछ फंक्शन हो, तो क्या हम डिवीजन के क्वेश्चन में डायरेक्टली इंटीग्रेशन यूज कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, है ना। सेम प्रॉब्लम जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि ये अलग अलग सेपरेट नहीं हो पाता है इसलिए हम डायरेक्टली ये मेथड यूज नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, तो फिर से देखो कि अगर हम नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमें ऊपर में दिया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको, तो हमारे पास सिंपली आइडिया क्या बचता है कि हम fx को फिर से t सब्स्टिट्यूट कर दें, और fx को जैसे ही t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f डैश x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, है ना। और जैसे ही ये dt बनेगा तो ये देखो ऊपर वाला टर्म मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, dt, तो इसको हम dt लिख पाएंगे। और नीचे हमने fx को t लिया है तो ये t होगा। dt बाई t का इंटीग्रेशन हमें पता होता है ln t प्लस c, लेकिन हम अपना आंसर x के टर्म में पुट करेंगे तो ln fx प्लस c।
तो हमारा ये इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो गया। क्लियर हो रहा है? वैसे ही अगर फोर्थ टाइप में डी में ही अगर हमारे पास ऊपर में कोई gx फंक्शन है और नीचे में f ऑफ gx कंपोजिट टाइप का एक कोई फंक्शन है ना, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, लेकिन इस फंक्शन के एक पार्ट का डेरिवेटिव ऊपर में, तो फिर से हम क्या पुट कर देंगे, gx इक्वल टू टी, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू dt, और इसको जब पुट करेंगे तो ऊपर में dt बाय एफ ऑफ टी, और ये वाला पार्ट क्या होगा, फिर से सॉल्वेबल होगा। इस वाले पार्ट को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये चीज जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हमें और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, है कि नहीं। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जहां पे हम इन सारे मेथड्स को अप्लाई कर पाए कि किस तरीके से ये फंक्शन यूज करते हैं, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए बोला गया था, है ना। सॉरी 7.1 आप कर चुके हो, 7.2 में, तो 7.2 में बहुत सारे फंक्शन है जिसमें हमें ये सब मेथड दिख रहा होगा, है ना। तो अब अगर आप उन सारे क्वेश्चन को फिर से ट्राई करोगे तो आपको वो चीजें दिख जाएगी कि हमें कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं, तो क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर होगा और ये मेथड कैसे अप्लाई करना है, ये मेथड आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं कि हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x स्क्वायर dx, है ना। अब अगर कोई पूछता है कि क्या हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखो कि वो दोनों मेथड काम कर रहा है। तो सबसे पहला अप्रोच क्या था कि हमें ये सोचना है कि क्या हम इसमें कौन सा पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर e की पावर में x होता तो ये इंटीग्रेशन हमें पता था, और ये वैल्यू कितनी होती है, e टू द पावर x प्लस c के इक्वल, है ना। लेकिन यहाँ पे e टू द पावर x स्क्वायर है, तो हमारे पास ये एक आइडिया समझ में आ रहा है कि हम x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और यहाँ पे हमें एक x मल्टीप्लिकेशन में भी है ना, और हमें ये भी पता है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है। तो अगर हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, ट्वाइस x, है कि नहीं, पता होगा आपको। तो ये देखो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा है तो हमें यहाँ पे ट्वाइस x भी मिल रहा है। तो यहाँ पे वो मेथड और जो थर्ड मेथड हमने देखा था कि एक फंक्शन दिया हो उसका एक पार्ट का डेरिवेटिव यहाँ पे बन रहा है ना। तो बस हम सिंपली यहाँ पे x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और इसको जब डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो ये हमारे पास dt हो जाएगा। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन है x e टू द पावर x स्क्वायर dx, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस सब्स्टिट्यूशन के साथ, तो x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt बाई 2, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ये दोनों पार्ट मिलके dt बाई 2 बन गया। तो इंटीग्रेशन का साइन सेम ही है, e टू द पावर x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर t, और ये dt बाई 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल सकते हैं, e टू द पावर d dt, और इसका इंटीग्रेशन जस्ट हमें पता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर t प्लस c, लेकिन हमें आंसर अपने t के टर्म में नहीं छोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर x स्क्वायर प्लस c। मेथड क्लियर हो रहा है ना। तो ये बस इजी पार्ट है कि बस आपको ये सोचना है कि कौन सा पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या किस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें बाहर दिखाई पड़ रहा है ना। वैसे हम दूसरा पार्ट लेते हैं। मान लो कि हमें ये इंटीग्रेशन करना है cos x इंटू साइन x dx, है ना। तो cos x इंटू साइन x dx का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि साइन x को अगर हम फंक्शन एज्यूम करते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो साइन x का डेरिवेटिव ये होता है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी ये है ना।
तो यहाँ पे तुम किसी भी एक फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट कर दो तो दूसरा उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स को t ले लेते हैं, आप कॉस एक्स को भी t ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा, cos x dx इक्वल टू dt, है ना। और ये cos x dx मिलके क्या बन जाएगा, dt। तो इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे और sin x को हमने t लिया है तो ये t आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा, dt। और इसको, और ये इंटीग्रेशन अब हमें पता है, ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। लेकिन हम अपना आंसर टी के टर्म में नहीं छोड़ सकते, तो टी को फिर से साइन एक्स पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। क्लियर है। तो ये दो मेथड हमने देखा कि किस तरीके से हम फंक्शन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, है कि नहीं। वैसे ही अगर आपसे ये बोले कि मान लो कि अगर हमारे पास ये ऐसा कुछ फंक्शन है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, है ना। हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से पहली चीज तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट का टर्म है ना। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब भी स्क्वायर रूट का कोई टर्म होता है तो उसके अंदर के फंक्शन को हम t ले लेते हैं। तो एक हिंट हमें यहाँ पे ये मिल रहा है कि इसके अंदर के फंक्शन को तो हमें t एज्यूम करना ही है। क्लियर है। दूसरा हिंट, इसको जब हम एक्स स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव एक्स के टर्म में आता है ना। जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के टर्म में आता है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी बाहर में बनता है ना। तो यहाँ पे हमें दो हिंट ये मिल रहा है कि इस फंक्शन को हमें टी सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, है ना। तो देखो हम 1 प्लस 2x स्क्वायर को टी ले रहे हैं, है ना। और 1 प्लस 2x स्क्वायर को अगर टी लेंगे और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x dx इक्वल टू dt। ये वाला पार्ट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। ये चीज आपको डेरिवेटिव करके तुरंत dx और dt को सेपरेट करना आना चाहिए, है ना। तो यहां से देखो x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt बाई 4। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को क्या लिख पाएंगे, रूट ओवर t इंटू dt बाई 4, है ना। और ये इंटीग्रेशन अब सॉल्व हो जाएगा। ये किस फॉर्मेट का है, 1/4 को हमने बाहर ले लिया, t टू द पावर हाफ dt, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/4। t टू द पावर हाफ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, t टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, x टू द पावर n का फॉर्मेट याद होगा आपको। तो इसको हम कितना लिख पाएंगे, 1/4 इंटू 2/3, यहाँ नीचे वाले पार्ट से, है ना, इंटू t टू द पावर 3/2 प्लस c। लेकिन हम अपना आंसर t के टर्म में नहीं छोड़ सकते, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू फिर से t के जगह पे ये वाला पार्ट पुट करेंगे, तो 1 प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, है ना। तो ये एक, इसको हम मेथड 1 बोल रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे और यही मेथड हम अब याद भी रखेंगे, सेकेंड मेथड, है ना। हमारा अप्रोच अभी भी वही है कि हमें 1 प्लस 2x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने पहले वाले केस में t लिया था, है ना। जब भी हमें रूट वाले केस को या स्क्वायर रूट वाले केस को सॉल्व करना हो तो स्क्वायर रूट वाले केस में हम t लेने से बेटर क्या है कि हम t स्क्वायर ले लें। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये है कि जब भी तुम रूट के अंदर t स्क्वायर पुट करोगे तो स्क्वायर वाला टर्म भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर का टर्म था तो हमें यहाँ पे इस टाइप का कैलकुलेशन करना पड़ा था, है ना। लेकिन अगर ये टर्म टी स्क्वायर हम पुट करेंगे तो ये चीज, ये कैलकुलेशन इतना हमें नहीं करना पड़ता है। क्लियर है। तो जब भी हमें ये ध्यान रखना है कि इफ, इसको हम पॉइंट बना के लिख लेते हैं, इफ वी हैव टू substitute for
स्क्वायर रूट पार्ट, देन सब्स्टिट्यूट इट विथ टी स्क्वायर, है ना। टी लेने से बेटर है कि टी स्क्वायर लेके तुम इसको सॉल्व कर लो, है ना। क्या टी लेने से कुछ गलत आंसर आएगा? नहीं, वो भी सही है, लेकिन टी स्क्वायर से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है ना। अब देखो इसमें जब हम इसको पुट करेंगे तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना देगा, 4x dx इक्वल टू 2t dt। ये पार्ट आपको कैलकुलेट करना जल्दी से आना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x dx की वैल्यू किसकी आ गई, t dt बाय 2, है ना। अब इसको उस वाले पार्ट में पुट करो तो हमारे पास इंटीग्रेशन था x रूट ओवर 1 प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर dx, है ना। यहाँ से देखो x dx की वैल्यू को हम t dt बाय 2 लिख पाएंगे। ये रूट के अंदर वाले पार्ट को हमने टी स्क्वायर यूजिंग किया है, तो ये वाला पार्ट निकल के कितना आ जाएगा, बाहर t, और x dx के जगह पे हम t dt बाय 2 पुट करेंगे। 1/2 बाहर ले लेंगे और अंदर में कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर dt, और यहां से कितना आ जाएगा, टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, और टी की जगह पे फिर से हम कितना पुट करेंगे, रूट ओवर 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर 3/2, है ना। तो यहाँ पे देखो हमारा ये आंसर आ गया। दोनों वाले पार्ट में सेम ही आंसर है, बस हमें यहाँ पे ये एग्जांपल लेने का मेन पर्पस यही था कि हम ये बता सके तुम्हें कि जब भी हमें स्क्वायर रूट वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना हो तो हमेशा हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें, है ना। तो क्वेश्चन करना इससे काफी इजी हो जाता है। क्लियर है। वैसे ही अगर मान लो कि अगर आपको साइन एक्स को या टेन एक्स को डिफरेंस इंटीग्रेट करना हो, है ना। हमने जब वो लिस्ट क्रिएट किया था, है ना, तो वो लिस्ट आप जब ध्यान से देखोगे तो उस लिस्ट में कहीं भी 10x का इंटीग्रेशन नहीं है ना। उस लिस्ट में कहीं भी 10x का इंटीग्रेशन नहीं है। तो अब हम चाह रहे हैं कि 10x का भी इंटीग्रेशन हमारे पास हो, तो वो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि अब आप ये चीज सीख चुके हो तो हम अब 10x cot x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो देखते हैं कि cot 10x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, है ना। इस 10x dx का इंटीग्रेशन हमने अपने लिस्ट में नहीं लगाया था, है ना। तो अब देखो 10x dx का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे किसी फॉर्मेट में अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन हम 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन x बाय cos x dx। अब ये डिवीजन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये डिवीजन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया तो क्या अब ये सॉल्व हो पाएगा? हाँ, अब हम ये सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो नीचे वाले पार्ट को अगर हम, नीचे वाला पार्ट का डेरिवेटिव ऊपर में हमारे पास अवेलेबल है ना। तो हमारे पास ये एक फॉर्मेट था f डैश x बाय एफ एक्स dx, इसको हम इंटीग्रेट कर पाते थे, तो ये सेम उसी फॉर्मेट का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट cos x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, और cos x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, है ना। तो देखो साइन x dx की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, माइनस टाइम्स dt, और नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, t। तो यही इंटीग्रेशन अब किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस टाइम्स dt बाय t, और dt बाय t का इंटीग्रेशन हमें पता होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ln t प्लस c। लेकिन हमें t के टर्म में आंसर को नहीं छोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ln t के जगह पे क्या पुट कर देंगे, cos x, है ना। और आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता हो, ये इस माइनस साइन को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा,
cos x टू दी पावर -1। याद होगा आपको, अगर ये माइनस पावर में होता है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आता था, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में इसको हम पावर में लेके जा सकते हैं। cos x टू दी पावर -1 को हम क्या लिख पाएंगे, sec x प्लस c, है ना। तो tan x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x प्लस c। क्लियर है, ये चीज हमें याद होना चाहिए, है ना। तो वो जो लिस्ट था हमारे पास, उस लिस्ट में हमें इसको भी ऐड करना है, ऐड टू दी बेसिक लिस्ट, है ना। क्योंकि आपके पास tan x का इंटीग्रेशन बार बार किसी न किसी फॉर्मेट में आता रहेगा, है ना। तो हमें ये चीज याद होना चाहिए। वैसे ही अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन अगर हमारे पास cot x dx दिया होता तो हम कैसे करते हैं, तो डायरेक्टली हम नहीं कर पाएंगे। तो cot x को हम क्या रिप्लेस करते हैं, cos x बाय sin x dx। और यहां पे फिर से आपको दिख रहा है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, ln sin x प्लस c, है ना। तो लॉग में हम हमेशा मॉड यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें लॉग डिफाइन भी करना होता है ना। तो इस वाले पार्ट को भी आपको ऐड टू दी बेसिक लिस्ट, तो इसको भी हमें अपने लिस्ट में ऐड करना है। तो आपने जो पहले वाला स्टार्टिंग वाला लिस्ट क्रिएट किया था, उस लिस्ट में आप इस चीज को भी वहीं पे ऐड कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट है, वैसे ही अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx करना हो, है ना, तो sec x dx अगर करना हो तो ये इंटीग्रेशन भी हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, और हम इसको अगर 1/cos x लिखे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक अलग सा अप्रोच यूज करते हैं, और इस वाले पार्ट में क्या करते हैं, ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, है ना। sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि अब देखो नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव ऊपर में क्रिएट हो चुका है ना। तो अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम क्या कर देंगे, नीचे sec x प्लस tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब इसको t सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, dt। तो इसको हम डायरेक्टली dt बाई t लिख सकते हैं, और ये फिर से क्या बन जाएगा, ln t प्लस c। और ln t को हम फिर से क्या लिख पाएंगे, ln sec x प्लस tan x प्लस c, है ना। तो ये हमारे पास sec x dx का इंटीग्रेशन है, ln sec x प्लस tan x प्लस c, है ना। तो हम ये सब बेसिक फंक्शन है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब हमने याद किया था तो इन सारे फंक्शन का डेरिवेटिव हमने याद किया था, है ना। अब हम इन सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन भी याद रखेंगे, क्योंकि यही सारे फंक्शन आपके बार बार आने वाला है, और इन सारे फंक्शन को आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको भी अपने बेसिक लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक और टाइप का फंक्शन है cosec x, है ना। और यहां भी 1/sin x लिखने से कोई फायदा नहीं होता है, तो सेम इसी टाइप का अप्रोच यहां भी हमें ट्राई करना पड़ता है। तो cos x में जब भी cosec x में जब भी होगा तो हम ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे cosec x प्लस cot x से। अब ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि अब हम जब फिर से नीचे वाले पार्ट को t लेंगे तो ऊपर वाला पार्ट फिर से क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, है ना। तो cosec x प्लस cot x को अगर हम यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, तो ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाता है, माइनस dt बाई t। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ln t प्लस c। और ln t की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
माइनस ln cosec x प्लस cot x प्लस c। इस माइनस को ऊपर लेके जाओगे और उसको जब रिवर्स करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec x माइनस cot x, है ना। तो ये हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ठीक है। और ये भी हमारे लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे बेसिक फंक्शन है हमारे पास। इन सारे बेसिक फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है और कैसे इंटीग्रेट करना है, ये दोनों पार्ट हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो इसका हमें डेरिवेटिव भी पता है और इंटीग्रेशन भी पता है। इंटीग्रेशन में ये 4 टाइप के जो फंक्शन है, स्टार्टिंग के 2 फंक्शन tan x और cot x को हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। बाकी sec और cosec में हमें कुछ स्पेशल टाइप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए, है ना। तो ये चारों फंक्शन और वो जो बेसिक लिस्ट है हमारे पास, उन सारे लिस्ट की वैल्यू हमें हमेशा पता होनी चाहिए, है ना। तो यहां से अब आप सारे क्वेश्चन इजीली ट्राई कर पाओगे। जब भी हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, तो बस हमें ये देखना है कि क्या उस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं, है ना। जब भी हमें कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्मेट में दिया हो तो हमें ये देखना है कि क्या उसमें कोई फंक्शन एक दूसरे का डेरिवेटिव है कि नहीं। अगर डेरिवेटिव बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो जो पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या जो सब्स्टिट्यूशन वाले पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन थे उसको सब्स्टिट्यूट करने का ट्राई करो। तो ये कुछ बेसिक अप्रोच है ना। ये सब कुछ फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला बस ये 3-4 फंक्शन जो आपको लिखवाए गए हैं, बस ये सब फॉर्मूले आपको 4 ये याद रखने हैं, है ना। बाकी ये सब कुछ अप्रोच है कि हम कैसे डिफरेंट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। तो अब आप एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर सकते हो, है ना। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को देखो, क्या उसका कोई डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं, क्या हम किसी पार्ट को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं या नहीं, है ना। तो ये चीज आपको माइंड में फिट कर लेना है कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को अप्रोच करें, है ना। जब भी आप कोई इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन स्टार्ट करो तो आपको कभी ये ना लगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी किया ही नहीं, है ना। तो आपको उस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि ये इसमें हम कौन कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 7.2 ट्राई करो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जहां पे आपको ये सारे मेथड अप्लाई करके सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ में आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो 7.2। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन के और भी मेथड हैं और अलग अलग टाइप के फंक्शन है, तो जब किसी और टाइप का फंक्शन होगा तो वहां पे हम कैसे करेंगे वो चीज देखना है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा पीछे वाला फंक्शन जो है वो तो काम में रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कुछ और नए मेथड्स डेवलप होते जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे हमें उन सारे मेथड्स को अपने लिस्ट में ऐड करते जाना है कि हमें इतना तक सोचने के बाद ये भी सोचने की जरूरत है ना। तो अभी तक के लिए आप यहाँ 7.2 ट्राई करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, बाय।